इलेक्ट्रिक फील्ड्स राइट आफ्टर जो है वो कराता हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड्स। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, ठीक है, सिर्फ एक डिफरेंस है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा इनका क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि अगर ग्रेविटेशन में वो चीज नहीं पूछी तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ लेंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चीज नहीं, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पूछ ली तो ग्रेविटेशन में वो चीज नहीं पूछेंगे। तो आई एम गोइंग टू गिव यू द हिंट टू कि अक्सर और बेशतर इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशन का तो देख लोगे कि एफ सी इक्वल टू एफ जी, वही आता है, अच्छी मतलब ज्यादातर वही आता है। केपलर्स लॉ देख लो, ऑर्बिटिंग सिस्टम्स देख लो, वैसे देख लो, टाइम पीरियड निकालना किसी चीज का वो देख लो, इट्स ऑलवेज एफ सी इक्वल टू एफ जी। यानी मतलब सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन इन्होंने बहुत ज्यादा मिलाई हुई है। और इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो है वो वाला पार्ट आता है ग्राफ्स वाला, ज्यादातर इसमें जो है वो लगाते हैं, इसमें ग्राफ्स वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम ग्राफ्स आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, विल बी गोइंग ओवर द जनरल थिंग्स। जैसे हमने ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कस किया था शुरू शुरू में, कुछ जनरल चीजें पढ़ी थी, वही जनरल चीजें पढ़ेंगे। और एनर्जीज वगैरह कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब देख लेंगे। एंड इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो 4 पासवर्ड क्वेश्चंस भी आज हमारे हो जाने चाहिए, विच आर ऐसे पासवर्ड क्वेश्चंस जो अगर ना आए तो बेहतर है, ठीक है, क्योंकि वो मुश्किल होते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही डिस्कस कर लेते हैं। सो ग्रेविटेशन से किसको याद है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? व्हाट वाज द ग्रेविटेशनल फील्ड? चलो हमारी जो है वो पूछने पूछाने में जो है वो ज्यादा देर लग जाएगी। ग्रेविटेशनल फील्ड ऐसी जगह थी जहां पे एक मास को अगर रख दो तो उसको फोर्स लगती है, राइट। अ ग्रेविटेशनल फील्ड वाज अ रीजन और स्पेस वेयर द मास where a mass would experience a force। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फर्क है? बस मास और चार्ज का फर्क है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स अ रीजन और स्पेस where a charge, ठीक है, where a charge experiences a force। अच्छा जी, ऑब्वियसली अब ये जो फोर्स होगी ये कहलाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। हम इसको आई वुड कॉल इट द इलेक्ट्रिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज वेरी क्रूड नेम, लेकिन हम इसको अक्सर इलेक्ट्रिक फोर्स ही बुला रहा हूँ। सो अ रीजन और स्पेस वेयर अ चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, ठीक है। मास की जगह हर डेफिनेशन में अब जो है वो चार्ज आना शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, जैसे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में यू वुड टेक अ यूनिट मास ऑफ 1 kg, इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में दीज आर हाइपोथेटिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस दैट डिपिक्ट द force acting on a unit charge एक्चुअली। लेकिन इसमें वी नीड टू डिस्कस, थोड़ा सा चार्जेस को डिस्कस कर लेते हैं। हमें एस से कुछ ना कुछ चार्जेस का जो है वो अंदाजा तो है, लेकिन हम जो है वो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ, आई जस्ट रियलाइज, लेकिन खैर। अच्छा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल लाइंस होती है भाई। अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हो तो फिर फोर्स कैसे लगेगी, वो हमने उसको देखते हुए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अच्छा, नाउ रिमेंबर दैट अ यूनिट चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज क्या होता है? यूनिट चार्ज होता है, यूनिट चार्ज इज अ चार्ज ऑफ ऑलवेज गोइंग टू बी अ +1 कूलम, ठीक है। अच्छा जी, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस व्हाट दिस +1 कूलम इज, और प्लस और माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है चार्जेस में। सो किसी को याद है मैंने चार्जेस की डेफिनेशन करवाई थी इन एएस? किसी को याद व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ चार्जेस? व्हाट वाज चार्ज? चार्ज हमने पढ़ा था, इट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force in an electric field। in an electric field। अच्छा जी, नाउ चार्ज जो थी वो क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी ऐसी चीज को रख दोगे जिसपे अगर उस पर फोर्स लगना शुरू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक चार्ज कहलाएगा।
अच्छा, now you had charges of two kinds. You had positive charges and you had negative charges. आपके पास negative charges भी होते हैं और positive charges भी होते हैं. बिटवीन ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो है वो इन दोनों टॉपिक्स की मेन डिस्टिंक्शन इधर से आती है कि मास तो मास को अट्रैक्ट करता है, लेकिन चार्जेस दो तरीके के हैं. सिर्फ मास, जैसे हम उधर सिर्फ मास डिस्कस करते हैं, इधर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो अलग चीजों को लेकर डिस्कस करना होगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज, और यूनिट चार्ज क्या होता है और उन दोनों के अराउंड हाउ विल बी ड्राइंग दी फील्ड लाइंस वगैरह. ठीक है, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम कैसे दिखाएंगे. सो डिस्कसिंग नेक्स्ट इज अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, आई नो एवरीवन इज क्वाइट फेमिलियर, ओ लेवल्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो सबको कुछ ना कुछ तो पता ही होता है इसके बारे में. सो विल नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, क्योंकि मुझे पता है सबको ये चीजें पता है. अच्छा, सो पॉजिटिव चार्ज यू ड्रॉ इट थ्रू अ पॉजिटिव. ठीक है, एंड देन इसकी जो फील्ड लाइंस होती हैं, अगेन एज आप ग्रेविटेशन में जैसे बना रहे थे, यू ड्रू देयर फील्ड लाइंस एज रेडियल. तो आप पॉजिटिव चार्ज की आप इसकी भी रेडियल बनाओगे. क्यों रेडियल बनाओगे? रेडियल इसलिए बनाओगे बिकॉज यू आर कंसिडरिंग दिस टू बी द सेम एज इन ग्रेविटेशन. दिस इज कंसिडर्ड एज ए पॉइंट चार्ज. ठीक है, तो आई विल राइट इट एज अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज से क्या मतलब है? पॉइंट चार्ज से मतलब है कि अगर ये चार्ज कह लो प्लस 500 कूलम का, वॉट एवर इसका जो भी चार्ज आ रहा है, नाउ वी आर अज्यूमिंग कि इसका सारा का सारा 500 कूलम यहां सेंटर में है. ठीक है, सेम एज ग्रेविटेशन, सारा मास जो है वो अज्यूम कर रहे थे सेंटर में. तो यू विल बी अज्यूमिंग चार्जेस वाले चैप्टर में भी सारा का सारा चार्ज कहां है? कॉन्सेंट्रेटेड है इन दी सेंटर. ठीक है, दूसरी बात, यू ऑलवेज ड्रॉ दी फील्ड लाइंस विद रिस्पेक्ट टू अ यूनिट चार्ज. यूनिट चार्ज इन दिस केस जो आपका टेस्ट चार्ज है वो +1 कूलम है, राइट. सो अगर मैं प्लस को प्लस के करीब रखूंगा, आई होप यू गाइस आल्सो नो दैट प्लस को अगर प्लस के करीब रखोगे तो क्या होगा? दे विल रिपेल. प्लस और प्लस रिपेल करेंगे. तो बेस्ड ऑन द यूनिट चार्ज आप हमेशा अपनी फील्ड लाइंस बना रहे होगे, हमेशा प्लस से फील्ड लाइंस जो है वो दूर जा रही हो. इसी तरह यू विल हैव ए नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इज वेरी सिमिलर टू दिस. ओप्स, मेरा पूरा चल गया. वेरी सिमिलर टू दिस. सो नेगेटिव चार्ज इज सिंपली, भाई आप जो है वो इसमें अगर यूनिट चार्ज को लेके विच इज अगेन स्टिल अ +1 कूलम, तो अगर हम अभी भी +1 कूलम को जो है वो ले रहे हैं तो ये सारी फील्ड लाइंस इनवर्ड्स पॉइंट कर रही होंगी, राइट. सो जो नेगेटिव चार्ज है, इट्स समवॉट लाइक योर मास. ठीक है, जैसे मास के अंदर भी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सारी फील्ड लाइंस हमेशा मास के अंदर पॉइंट करती थी, बिकॉज ऑल मासेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट. तो इन द केस ऑफ अ नेगेटिव चार्ज भी आप इसको किस लिहाज से बना रहे हो? आप इसको एक यूनिट चार्ज के लिहाज से बना रहे हो. सो दिस विल बी ड्रॉन एज रेडियल लाइंस दैट आर कमिंग इनवर्ड्स. सो दिस इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज. अच्छा, दूसरी बात ये, थोड़ा सा रिफ्रेशर इस पे भी ले लेते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या था, और सब मुझे जरा चैट में बता सकते हैं कि अभी तक कोई कंफ्यूजन. आई नो काफी सिमिलर है टू ग्रेविटेशन, फिर भी अगर कोई चीज जो है वो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये 1 यूनिट मास हैज पॉजिटिव चार्ज. नो, जब यूनिट मास की बात कर रहे थे तब हम उस पर अज्यूम कर रहे थे कि कोई चार्ज नहीं. ठीक है, जब यूनिट मास था तो सिर्फ उसमें मास था, 1 kg का मास था, दैट्स इट. और जब हम यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो तब मैं मास की अंदर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि उसके ऊपर +1 कूलम का चार्ज एंड नथिंग एल्स. सो पॉइंट चार्जेस आर चार्जेस, the complete charge is assumed to be concentrated at the center.
और हमेशा से याद रखिएगा, चाहे पॉइंट मास हो या पॉइंट चार्ज हो, उनकी जो है वो फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल बनती है, क्योंकि पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास का मतलब क्या है भाई, इसका पूरा चार्ज जो है पॉइंट पे ले लो, तो बेसिकली रिज्यूमिंग सारी लाइंस जो है वो इसके अंदर से यूं रेडियली बाहर इस तरह से निकल रही है। ठीक है, सो रिमेंबर, जब भी हम पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, उनकी फील्ड लाइंस हमेशा रेडियल होती हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन वॉट एवर वॉज योर यूनिट, यानी इसमें यूनिट चार्ज +1 था तो उसके हिसाब से मैंने जो है वो फील्ड लाइंस बना ली। ठीक है, बट दिस इज अ जनरल रिमाइंडर फॉर यू एंड अ जनरल पॉइंटर फॉर यू कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव बनाई जाएंगी। अगर +5 होता तो वुड द फील्ड्स हैव चेंज्ड? नो आगा, +5 होता तो फील्ड लाइंस जो आपकी जो ये पॉइंट चार्ज जो होता है इसका कोई हमेशा क्या, ये पॉइंट चार्ज जो होता क्या, उसका पॉइंट हमेशा सेंटर में होता है क्या? यस, अजेन जो पॉइंट चार्ज होता है या पॉइंट मास होता है, आप कहते हो भाई रेडियस जो भी था व्हाटएवर, फॉरगेट इट, जितना भी ये बड़ा है, आप ही कह रहे हो भाई इसका चार्ज जो है वो बीच में ले लो, दैट्स इट। आप इसका चार्ज कह रहे हो भाई बीच में ले लो, दैट्स इट। आप सपोज करो ये बाहर की चीज है ही, ये शेल है बस और कुछ भी नहीं है, सारा चार्ज अंदर, मास के लिए भी सब कुछ अंदर है। अच्छा, आगा फॉर योर क्वेश्चन। ठीक है, देखो अगर तुम कह रहे हो +5 कूलम के हिसाब से बनाओ फील्ड लाइंस, ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइंस पॉइंट से निकलती हैं क्या? एग्जैक्टली आजेन, लाइंस जो है वो पॉइंट से निकल रही है, इस पॉइंट से निकल रही है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अंदर वाले पॉइंट से नहीं बना रहा हूं। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि ये तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरा शेल है, तो आई एम ड्रॉइंग आउटसाइड ऑफ द शेल, बस इतना सा है। ये रेडियल इस लिहाज से है क्योंकि ये सारी जो है वो सेंटर में से निकल रही होती है, एक पॉइंट से निकल रही होती है, राइट। और अंदर वाला पोर्शन हम नहीं बनाते, हम बाहर वाला पोर्शन ही बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब आगे का सवाल का भी जवाब दे देते हैं। आगे सबसे पहले तो इस चीज को जो है वो जहन नशीन कर लो कि कभी फील्ड लाइंस बना रहे होगे ना, ठीक है, तो यू वुड नेवर ड्रॉ फील्ड लाइंस फॉर एनीथिंग एक्सेप्ट दिस। ठीक है, मतलब आप हमेशा यही अज्यूम करोगे कि मैंने एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, सही है। सो यू वुड नेवर बी ड्रॉइंग यूनिट एक +5 कूलम के हिसाब से या -5 कूलम या -100। आप हमेशा इसी को ही दिमाग में रखते हुए फील्ड लाइंस बना रहे हो, देयर इज नथिंग एल्स यू नीड टू कंसीडर। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं, जो आई अंडरस्टैंड के कुछ चीजें तुम पूछ रहे हो, वो मैं जैसे जैसे अभी हम पढ़ते जाएंगे तो हम समझ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, एनी प्रॉब्लम स्टिल हियर? किसी को भी वजीहा स्पेशली कोई चीज जो समझ में नहीं आ रही? ओके, अच्छा, नाउ एक चीज आप लोग एक और मेरे लिए याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज अ रिपल्सिव फील्ड। ठीक है, दिस विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज अ रिपल्सिव फील्ड, राइट, रिगार्डलेस अगर नेगेटिव चार्ज इसके अंदर अट्रैक्ट भी हो, राइट। आपको पता भी नेगेटिव इस पॉजिटिव के करीब रख दोगे तो नेगेटिव इसके अंदर आ जाएगा, राइट, बट फॉरगेट दैट, आप हमेशा इसको एक रिपल्सिव फील्ड ही बुलाओगे। क्यों? बिकॉज इसको बस दिमाग में रखिएगा कि कभी भी इस पॉइंटर को ना भूलें। हमेशा फील्ड लाइंस, हमेशा आपकी जो भी डिस्कशन होती है रिगार्डिंग द फील्ड लाइंस, दैट्स डन विद अ +1 कूलम का चार्ज। ठीक है, सो रिपल्सिव एंड ऑल ऑफ दीज आर अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव क्यों? बिकॉज दे विल ऑलवेज बी अट्रैक्टिंग अ +1 कूलम का चार्ज। सो इन फील्ड्स को अगर हम नाम देने को जाएंगे तो दिस इज कॉल्ड रिपल्सिव, दिस इज कॉल्ड अट्रैक्टिव, रिगार्डलेस और नॉट इसके करीब पॉजिटिव है, इसके करीब नेगेटिव है, फॉरगेट दैट, यू आर कंसीडरिंग रिगार्डिंग अ +1 कूलम का चार्ज। ठीक है, अच्छा, नाउ The next thing that I want to discuss is थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों के एएस में ये टॉपिक हुआ करता था which got removed, ठीक है, तो थोड़ी सी मुझे उधर वाली गैप भी कंप्लीट करनी पड़ेगी और हमें वो पार्ट भी पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वो A2 में इंक्लूड हो गया। ठीक है, सो एएस में से जो हटा है थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरलाइज्ड पॉइंटर्स ज्यादा जो है वो मैं उनमें डिस्कशन नहीं करूंगा, बट की पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्जेस, लेट्स डू इट ऑन द चार्जेस वाली स्लाइड। सो चार्जेस आपने देख लिया, प्रॉपर्टी दैट कॉज एक्सपीरियंस, ठीक है। सो चार्ज, दूसरी चीज ये है, अच्छा ठीक, क्या हुआ एमन, क्या हुआ, क्यों, क्या? वो इसलिए नहीं पढ़ाया बिकॉज वो एग्जाम में आना ही था, वो हट गया था कोर्स में से। चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, ये वाली जो छोटा सा एक चैप्टर हुआ करता था दैट गॉट रिमूव्ड आपके 2022 में ही, जो सिलेबस चेंज हुआ था उसमें से वो हट के मेलिसिस लॉ आ गया था।
मैलेसिस लॉ जो हमने वेव्स में पढ़ा था सुपरपोजिशन में, तो वो आ गया था, ये चीज हट गई थी। हालांकि ये एक बकायदा पूरा छोटा सा टॉपिक हुआ करता था इन एएस, और हमें वो अभी A2 में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड दूसरी बात ये, आई नो एवरीवन नोज लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो अगर नेगेटिव और नेगेटिव पास रखे हुए हैं तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव करीब रखे हुए तो नेगेटिव पॉजिटिव आके चिपक जाएंगे, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रखे हुए हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को धक्का लगा के दूर फेंक देंगे। ठीक है, अच्छा नाउ सम अदर थिंग, थोड़ा सा एएस क्योंकि हमें पढ़नी पड़ रही है, सो सम अदर थिंग क्या है कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, लेट्स ड्रॉ द फील्ड लाइंस। सो फील्ड लाइंस आपको पता है भाई दोनों के अंदर से रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, ठीक है, यू नो दैट इनके अंदर से रेडियली आउटवर्ड जाएंगी दोनों में से ना। जब दोनों रिपेल कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे, एंड यूजिंग दैट वी शैल ड्रॉ देयर फील्ड लाइंस। तो यू नो भाई पॉजिटिव कुछ ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा हमें इस टॉपिक में इसलिए समझना लाजमी है क्योंकि इस टॉपिक में जरा आ सकती है ये चीज, ये बनाने को ये चीज आ सकती है। ग्रेविटेशन वाले टॉपिक में तो खास कोई जो है वो बनाने को नहीं आती ये चीज। सो पॉजिटिव 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 दूर फेंकेगा अपने आप से, ठीक है। जो साइड इस पॉजिटिव साइड से दूर है, आई एम शोइंग यू दिस, अगर बनाने को आ गया तो इसी तरह से बना के आइएगा, ठीक है। कुछ की पॉइंटर्स भी लिखवाऊंगा वरना मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। ये मुझे पता है, सबको पता है, लेकिन की पॉइंटर्स हमें डिस्कस करने। सो सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज में सारी निकल रही है, जो है वो इस साइड से दूर है, पॉजिटिव साइड, ठीक है, उसको आप बाकायदा जैसे पॉजिटिव का बनाते हो वैसे ही बना दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। दूसरी बात ये इसका ख्याल रखेंगे, किस चीज का ख्याल रखेंगे कि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 4 लाइनें बना के आ गए दोनों के लिए, ठीक है। अच्छी खासी तादाद, रीजनेबल तादाद बना के आइएगा, ठीक है। ये नहीं 2-3 लाइनें 4 लाइनें बना के आ गए हैं, उसमें एग्जामिनर को समझ नहीं आ रहा है भाई ये क्या बनाया था, उसने मार्क्स नहीं देने आपको, सही है। अच्छा नाउ बीच में वी डू एक्सपेक्ट अ नल पॉइंट, भाई बीच में एक नल पॉइंट होगा, और वो क्यों होगा, बिकॉज ये और ये एक दूसरे की फील्ड लाइंस को वो करेंगे, अफेक्ट करेंगे। सो यू विल हैव रिपल्शन, देयर इज रिपल्शन, इसकी फील्ड लाइंस टेढ़ी होके रिपेल होके इधर जाने लगेंगी, इसकी फील्ड लाइंस भी रिपेल होके टेढ़ी होके इधर जाने लगेंगी, इसकी ज्यादा टेढ़ी हो गई, something like this and something like this. Make sure you draw an ample amount of field lines. अच्छा, एक तो ये हो गया, हमने ये बना लिया। दूसरा ऐसा ही कैसा किसका बनेगा, वो बनेगा नेगेटिव चार्जेस का। भाई नेगेटिव चार्जेस भी तो एक दूसरे को अच्छा नेगेटिव चार्जेस जो है वो आपके वो कुछ ऐसे हैं। सो समथिंग लाइक दिस, एंड देन लेट्स delete all of these arrows, delete 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 delete. Sir, do we draw some kind of tangent on electric field lines? Yes मेरा बच्चा, I'll explain to you tangent क्यों बनाते। अच्छा सो नाउ ये किसी का क्वेश्चन है कि फील्ड लाइंस पे टेंजेंट्स अगर बनाऊं तो फील्ड लाइंस पे टेंजेंट्स बनाने का क्या मकसद होता है, ठीक है। सो अगर आप फील्ड लाइन पे किसी भी फील्ड लाइन पे टेंजेंट बनाते हो, आप नोटिस करो इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ फोर्स दैट डिपिक्ट्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट चार्ज, ठीक है। अब मसला ये है, ये तो पूरा कर्वेचर से बन रहा होता है, इट्स फॉर्मिंग लाइक अ कर्वेचर। तो इस पे से अगर मुझे किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस फोर्स निकालनी हो, यानी एक यूनिट चार्ज पे इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगी, तो मैं उस पॉइंट पे टेंजेंट बना के इसकी इंस्टेंटेनियस फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकता हूं। मतलब इस पॉइंट पे एग्जैक्टली आगे पीछे का ग्राफ देखे बगैर व्हाट इज द एग्जैक्ट फोर्स एक्टिंग, उसकी डायरेक्शन क्या है, वो टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट आपको सीधा सीधा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दे देगी। वो उस लिहाज से टेंजेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं मेरा बच्चा, आई विल जो है वो क्या हुआ, ठीक है, गॉट इट, सही है। अच्छा, एंड द लास्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस फालतू डिस्कशन इज के ये ले रहा हूं मैं, और मैं ये वाला ले रहा हूं। यू नो दैट टू अनलाइक चार्जेस विल अट्रैक्ट। सो अगेन जो दूर वाले हैं आई विल नॉट ड्रॉ देम एज अफेक्टेड, ठीक है। इस वाले को थोड़ा सा बना लेते हैं दोबारा।
सो ये क्या होगा, एक लाइन आप बनाओगे बीच में से जो है वो दोनों मिल रहे एग्जैक्टली और कैसे बनाओगे, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है तला, आई रिपीट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज के करीब रखोगे तो वो इसके पास से रिपेल होता हुआ नेगेटिव के पास चल जाएगा। सो यू विल ऑलवेज, इसी लिहाज से मैंने बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ होंगी आपकी फील्ड लाइंस हमेशा, ठीक है। तो ये वाली इस तरह से बनेगी, फिर कुछ कर्व्ड बनेंगी एंड देन सो फोर्थ एंड सो फोर्थ। नाउ ऑब्वियसली कुछ लाइनें आपको ये भी दिखानी पड़ेंगी कि वो चाह रही थी मिलना लेकिन मिल ना सकी क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हो गई थी, ठीक है। तो समथिंग लाइक दिस वुड गेन यू फुल मार्क्स इन योर दिस, और इसको हम लिख लेते हैं ये वही नल पॉइंट है। अच्छा तलहा, फॉर यू नल पॉइंट, ठीक है। आई होप जो है वो चीजें बोरिंग नहीं हो रही हो, सबको समझ में आ रहा हो, कोई चीज कंफ्यूजिंग ना हो। तलहा फॉर यू टेंजेंट क्यों बनाते हैं, टेंजेंट इसलिए बनाते हैं मेरे बच्चा, अच्छा आई ड्रॉ दिस फॉर यू ऑन हियर, इधर बना लेते ताकि थोड़ी सी बात समझ आ जाए, ठीक है। टेंजेंट क्यों बनाऊंगा, टेंजेंट अगर मैं इस पे बनाता हूं, इसकी फील्ड लाइन के साथ टेंजेंट बनाता हूं, ठीक है, तो फील्ड लाइन क्या थी, इट डिपिक्ट्स द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, ठीक है, यानी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर मैं इस पे इसकी टेंजेंट बना दूं तो मैं इसकी इंस्टेंटेनियस फोर्स बता सकता हूं। व्हाट कैन आई डू, इस पॉइंट पे अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट पे देखूं, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं याद, सर्कुलर मोशन में एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ करती थी, वैसे ही टेंजेंट बना के निकाल देते। तो इसमें भी अगर आपको इंस्टेंटेनियस फोर्स चाहिए, अगर आपको ये चाहिए कि इस पॉइंट पे फोर्स की एग्जैक्ट डायरेक्शन कैसी, तो वो टेंजेंट बना के निकल जाएगी, और कोई काम नहीं है टेंजेंट का, तो जस्ट गिव्स यू द एग्जैक्ट डायरेक्शन और कुछ भी नहीं, सही है। जस्ट रिफ्रेशर के कौन कौन जो है वो ग्रेविटेशन में सही तरह से नोट कर रहा था चीजें। भाई अगर ये चार्ज जो है वो सपोज करो जस्ट फॉर यू ये था +2 कूलम का, राइट, सो व्हाट वुड बी द चार्ज दैट आई वुड शो, व्हाट हाउ वुड आई शो द फील्ड लाइंस ऑन अ +5 कूलम का चार्ज, ऐसे ही बना दूं, ठीक है। अच्छा सो यस, जिन जिन्होंने लेक्चर लिया था उनको सही तरह से याद है। भाई अगर आपके पास एक +2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, इफ यू हैव ए +2 कूलम का चार्ज, सो +2 कूलम की फॉर एग्जांपल आप ऐसे बनाते हो लाइंस, यू ड्रॉ देम समथिंग लाइक दिस, ये भी रेडियल और +5 कूलम की भी रेडियली बनेंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो डिफरेंट बनेगा। दूसरी बात ये दोनों की रिपल्सिव होंगी, तो ये रिपल्सिव बाहर की तरफ जा रही है बिकॉज हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। दिस इज ओनली फॉर योर डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर मैं +5 कूलम की बात कर रहा हूं तो +5 कूलम को ये दिखाने के लिए कि एक बड़ा चार्ज है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखो डायग्रामेटिकली दिखाना तो पड़ेगा। सो हाउ विल आई शो दैट, आई विल ड्रॉ more lines to show that +5 coulomb is much more of a greater charge, या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा बड़ी है, राइट। सो कीप दिस इन माइंड रिगार्डिंग योर ड्रॉइंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये नहीं करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अच्छा आगा तुम्हें नहीं बोला था, एक और बच्चे ने भी मैसेज किया, तुम्हें गलत नहीं बोला था, बाकी तुमने बीच में बोला था कि लंबी फील्ड लाइंस बनाओगे, किसी ने अगर ये किया कि +2 कूलम की छोटी लाइनें बनाई और +5 कूलम की लंबी लाइनें बनाई, ठीक है, एग्जामिनर उस पर 0 दे देगा, right, to show which field is more stronger you have to draw the stronger field की ज्यादा करीब लाइनें बनाओ, you will draw the field lines more closer, that's the only way to draw, और कोई भी आपके पास तरीका नहीं है। what's the next thing, अब वही डिस्कशन भाई, अब हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक टर्म डिस्कस किया था, तो इस टॉपिक में भी एक चीज ऐसी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर हम और बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम एज ग्रेविटेशन, भाई वो क्या था, इट वाज द फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास for a mass placed in a gravitational field. Electric field strength, it is the force experienced per unit charge for a charge, yes, for a charge
placed in an electric field. सो सेम एज, इसको हम डिनोट करते हैं विद एन ई. ई क्या होता है? ई होगा द फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द चार्ज जो एक्सपीरियंस कर रहा है. सो ई इज एफ क्यू अपॉन क्यू. एफ क्यू एक ही चीज है, एफ जी लिखता था तो एफ क्यू क्यू लिख रहा हूं. एफ जी एफ क्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है. अच्छा, इसमें अभी मैं फिलहाल और डिटेल डिस्कशन में नहीं घुसूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो एक चोरी करदा फॉर्मूला जो कूलम ने जो है वो न्यूटन से चुराया था वो भी पढ़ना है. सो दैट इज नोन एज कूलम्स लॉ. ठीक है. जैसे अगर देखो वही चीजें एग्जैक्ट वही चीजें हैं जब भी साथ साथ पढ़ रहे हैं तो यू ऑल्सो हैव अनदर फॉर्मूला एंड सेम एज दैट आपके पास जो है वो सारी डेरिवेशंस भी वैसे ही आती हैं. सो कूलम्स लॉ, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था तो कूलम्स लॉ आ जाता है. कूलम्स लॉ कहता है द इलेक्ट्रिक फोर्स experienced between two charges is directly proportional यानी आएगा, let's take it over there, is directly proportional to the product of the charges but inversely proportional to the square of the distances between their centers. ठीक है. सेम एज दैट बिटवीन देम कोई नहीं लिख के आएगा, बिटवीन देयर सेंटर्स लिख के आएंगे, वरना मार्क एक जो है वो डेफिनेशन का चला जाएगा. बिटवीन देयर सेंटर्स क्यों लिख के आते हैं? बिकॉज यू आर अज्यूमिंग पॉइंट चार्जेस. सो यू हैव बिटवीन देयर सेंटर्स का एक मार्क, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इसका एक मार्क है, एंड जो आपका जो पहला वाला मार्क है वो बेसिकली इसका है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. ये 3 पॉइंट होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस एंड बिटवीन देयर सेंटर्स. तब जाके आपको 3 मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे, वरना 3 मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे. दूसरी बात इसमें हम जो है वो जरा और इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं क्योंकि ये अक्सर मिस्टेक हो जाती है बच्चों से. सो यू नो द इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to the product of the charges. ठीक है. बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन देयर सेंटर्स. जब हमने ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाया तो हमारे पास हम लगाते हैं के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट. बट अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला दे दो तो अगर कोई ये लिख के आ गया तो उसको 0 मिलेंगे. 0 आउट ऑफ 0 नहीं, 0 आउट ऑफ वट एवर 1 2 जो भी, यू विल नॉट गेट द फुल मार्क्स. ऐसा क्यों? क्योंकि हमने तो ये पढ़ लिया है और हमने दिमाग में बैठा लिया भाई के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट ये के नहीं है, ये आप लोगों को एक जनरलाइजेशन पढ़ाई गई है. जहां तक हमारी वर्किंग की बात है, ठीक है, तब आप मुझे भी देखोगे तब आप अपने आप को भी देखोगे. हम हमेशा के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर इसी से वर्किंग करके, ठीक है. लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि आप हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला बता दें तो आप के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर लिख के नहीं आओगे. क्यों? बिकॉज ये के इस इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है. इस इक्वेशन का असली कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट है क्यू क्यू अपॉन 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर. असली कांस्टेंट ये चीज है, असली फॉर्मूला जो है वो ये चीज है. अब देखो 4 पाई ई नॉट हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये बहुत ही ख्वारी वाला काम है, बार बार 4 पाई ई नॉट और इसको बार बार कैलकुलेट करना, हालांकि ये वही चीज रहती है पूरी, तो हम इसको लेके कैलकुलेशन नहीं करते हैं ना. हम इसको जब हम अपने लिए लिख रहे हैं तो हम खुद कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे इस फॉर्म. लेकिन हाँ, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि भाई कूलम्स लॉ बता दो कि कूलम्स लॉ क्या है, तो आप लिख के आओगे क्यू क्यू
अपॉन 4πe0r²। और इसमें से वो अक्सर पूछेगा कि इस टर्म को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज योर, एक सेकेंड, दिस इज नोन एज योर आई थिंक इट वाज नोन एज द परमिटिविटी, परमिटिविटी थी या परमिबिलिटी थी, अल्लाह जाने। आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज द परमिटिविटी, ठीक है। परमिबिलिटी जो थी वो उसकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला दिया हुआ है, वो आपको बोलेंगे एफ क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू क्यू या कुछ भी ऐसा, बोलेंगे बाकी का फॉर्मूला बताओ। तो आपने बाकी का फॉर्मूला लिखा और इसको जब आप लिखने जाओगे तो 4πe0r² लिखोगे और उसमें से आपको e0 को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप के क्यू क्यू ओवर r² लिख के आ गए और के को एक्सप्लेन कर दिया कि के जो है वो 9 × 10⁻⁹ ठीक है। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सारे कांस्टेंट्स आपकी डेटा बुकलेट में दिए हुए, ठीक है। मैं ये हटा रहा हूँ फिलहाल यहाँ से, बाद में मैं इसको सही कर दूंगा। ऑल ऑफ दीज कांस्टेंट गिवन इन योर बुकलेट। के की वैल्यू दी हुई है तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना करेंगे कि याद हो ही जाएगी। सो दिस इज 9 × 10⁻⁹। बाकी इसकी वैल्यू भी डेटा बुकलेट में मिल जाएगी, e0 की आपको वैल्यू इन द डेटा बुकलेट मिल जाएगी। मतलब g की भी वैल्यू जो हमने पहले पढ़ा है वो भी डेटा बुकलेट में थी, राइट। सो डू नॉट राइट दिस एज दी फॉर्मूला। जो अगर क्वेश्चन पूछे दिस इज फॉर यू, वर्किंग इससे कर लो, ग्रेविट फील्ड स्ट्रेंथ ढूंढनी हो, पोटेंशियल ढूंढना हो, ये आपके लिए, आप इसको इस्तेमाल करो। लेकिन जब एग्जामिनर पूछे तो ये लिख के आना, ठीक है। राइट दिस इफ द एग्जामिनर आस्क्स, सही है। सो लेट्स गो ऑन टू अ प्रीवियस स्लाइड। भाई एफ क्यू हमें पता चल गया के क्यू क्यू ओवर r² आ गया, राइट। एफ क्यू हमने निकाल लिया के क्यू क्यू ओवर r²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को जो है वो हम पूरा कर देते हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हो गई आपकी एफ क्यू क्या है, दैट इज क्यू के क्यू क्यू ओवर r² अपॉन क्यू, राइट। So QQ cancel, so your formula becomes KQ over r²। जैसे GM अपॉन r² था तो वही चीज बनी KQ अपॉन r²। M को चार्ज से रिप्लेस कर दो, r² वही कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट KQ अपॉन r²। दैट्स इट, ठीक है। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का भी हमने इतनी डिस्कशन कर ली और हमने कूलम्स लॉ भी पढ़ लिया है। और अभी तक जो हमने डिस्कशन करी, कोई इस चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो अब थोड़ा सा हम आपकी एएस की तरफ चलते हैं। जो ये टॉपिक हटा था वो असली टॉपिक था इन चीजों के बारे में। और वो चीजें क्या थी? वो चीजें ये थी, वो चीज कहलाया करती थी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। यू गाइज स्टडीड विद मी अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी? भाई अर्थ के बहुत करीब आ जाओगे तो जो रेडियल लाइनें दिख रही थी वो सारी पैरेलल हो गई, राइट। सो जस्ट अ रिविजन फॉर यू गाइज, आप अगर अर्थ के बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे, ठीक है, अर्थ के अगर बहुत ज्यादा करीब आ जाओगे तो ये रेडियल लाइनें क्या होंगी? ये आपको पैरेलल दिखने लग जाएंगी, राइट। यू डिड नॉट नीड टू क्रिएट अ ग्रेविटेशन, मतलब हम आर्टिफिशियली ये क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि हमें बहुत बड़ा मास चाहिए होगा, राइट। तो ये यही हो सकता है, किसी भी प्लेनेट के बहुत करीब चल जाओ तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन फील्ड मिल जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड्स वाले चैप्टर में आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब जो आप चार्जेस जो कंसीडर कर रहे होते हो वो चार्जेस इतने इतने से होंगे, आके आपकी पॉइंटर में आ जाएंगे, कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। इनफैक्ट वी डोंट इवन केयर अबाउट उनका जो भी उतना वो होता है, राइट। सो हम ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ा चार्ज लोगे उसके करीब जाके खड़े हो तो वो इसकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे नहीं बनाया करोगे जैसे आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर बनाते हो। एएस में आपकी चीज थी, अभी आके ए2 में हमें जो है वो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। बाद में इसके ऊपर पूरी तफसीली बहस करेंगे और इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जैसे यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड थी तो इट इज ऑल्सो द फोर्स experienced per unit charge is a constant throughout this region / space. So what is a uniform electric field? Uniform electric field एक region या space है जहां पे the force experienced per unit charge is a constant. What do I mean by the force experienced per unit charge? Force experienced per unit charge क्या था? वो electric field strength थी. So electric field strength is a constant. सिर्फ इतनी सी बात,
ठीक है। और बात करते हैं अब कि ये इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बनाई कैसे जाती है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बनती है। तो आप ये करोगे कि यू विल गेट अ प्लेट, एक प्लेट लोगे मेटल और एक दूसरी प्लेट लोगे वो भी मेटल की, ठीक है। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल पॉजिटिवली चार्ज वन प्लेट, आप एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज कर दो और दूसरी प्लेट को आप क्या करोगे, दूसरी प्लेट को मैं ब्लू से कर देता हूं, आप नेगेटिवली चार्ज कर दो। अच्छा, नाउ व्हाट डू वी नो पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी जो है वो फील्ड लाइंस बनेंगी। इस केस में जैसे ग्रेविटेशन बनाते थे, यू ड्रू देम पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, सो यू विल बी ड्रॉइंग पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, इसको यही ले लेते हैं। सो पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, अगर किसी ने पैरेलल नहीं बनाई और इक्वली स्पेस्ड गैप नहीं दिखाया तो अगेन अगर एग्जामिनर ने पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ तो उधर उसको 0 मिल जाएगा। और दूसरी बात ये पॉजिटिव टू नेगेटिव आपकी ये फील्ड लाइंस जाती है। सो दीज आर ऑल गोइंग लाइक दैट, ठीक है। अब ऑब्वियसली भाई आप पूछोगे यार ये पॉजिटिव चार्ज आप ले आए इधर, आप नेगेटिव चार्ज ले आए, ये कैसे कर लिया? मतलब हाउ कैन आई जस्ट पुट चार्जेस ऑन अ प्लेट, खुद कैसे करूंगा? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि इसको एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दो, राइट। इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में घुस रहे हैं, आप इसको एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दो और आप इसको एक नेगेटिव वोल्टेज दे दो। सिंपल, यू गिव दिस प्लेट अ पॉजिटिव वोल्टेज एंड दिस प्लेट अ नेगेटिव वोल्टेज, या इसको 0 वोल्ट भी दे सकते हो, राइट। यू कैन आल्सो गिव दिस अ 0 वोल्ट। बात क्या है, गिव दिस अ पोटेंशियल डिफरेंस ओवर दिस, दोनों प्लेट्स के अक्रॉस क्या देना है हमने, हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो ग्रैब टू मेटल प्लेट्स एंड पैरेलली स्पेस कर दो उनको, ठीक है, उनको एक दूसरे के पैरेलल रख दो, स्पेस कर दो और फिर एक प्लेट को पॉजिटिव कर दो और एक प्लेट को नेगेटिव। सबसे आसान तरीका है वोल्टेज लगा दो उसके अक्रॉस और देखोगे कि उसमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो आपकी होती है कांस्टेंट, ठीक है। इसी तरह अगेन क्वेश्चन, भाई ये तो हमने एक फील्ड दिखा दी, अगर मैं इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड दिखाना चाहता, इफ आई वांटेड टू शो अ स्ट्रॉन्गर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कैसे दिखाता है इन दिस डायग्राम, मोर लाइंस। थैंक यू शाहजेब। तो यू वुड ड्रॉ मोर लाइंस, लेकिन अभी भी पैरेलल स्पेसिंग आउट नहीं करेंगे अपनी, ठीक है। यानी मतलब आप इक्वल स्पेसिंग आउट नहीं करोगे अपनी, अभी भी सारी पैरेलल ही होंगी एंड इक्वली स्पेस्ड ही होंगी, सही है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस, पेस्ट दिस ऑन अ सेपरेट पेज। इसके मुतालिक जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, जो हमारी चीजें हैं, जो जो चीजें हमें पढ़नी है, जो जो हमें करना है, वो हम डिटेल में बाद में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमें इसमें पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह डिस्कस करना है। अभी फिलहाल फॉर क्रूड जो है वो चीजें हम जो है वो इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। इवेंचुअली इंशाल्लाह जो है वो प्रॉपर आपको प्रॉपर क्वेश्चंस करने आनी चाहिए इसमें सब। सो दिस इज अ वीक यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्यों बता रहा हूं, कभी कभार 3 मार्क्स के सवाल आ जाएंगे ड्रॉ फील्ड लाइंस, और 3 मार्क्स बिला वजह से जो है वो 1-2 मार्क हमारे लूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ना इसके स्टेप्स में लिख दूंगा। एक चीज आपने इसके ऊपर नोट जरूर करनी है कि ये मत कीजिएगा दोनों प्लेट चिपका के रखनी, ठीक है। ये नहीं होगा, दोनों प्लेट चिपकी हुई होंगी, हमेशा ये होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस हो। देयर मस्ट बी सम डिस्टेंस डी, देयर मस्ट बी सम डिस्टेंस डी, सही है। सो उसको हम ये दिमाग में रखेंगे कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस डी से सेपरेट करना है। अगर आपको कोई पूछे कि कैसे फॉर्म करो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई 2 प्लेट्स लो, उनको डिस्टेंस से सेपरेट करो, वोल्टेज लगा दो उनके क्रॉस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, दैट्स इट, सही है। इसको मैं बाद में स्लाइड को जो है वो कंप्लीट कर दूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, एक मजे की बात जो मैं इधर सिखाऊंगा, लेकिन हम उसका भी कुछ खास काम अभी नहीं लेंगे। लेट्स वर्क आउट कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला निकालना चाहूं इसके लिए, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ will equals to force upon charge, you know that, FQ upon Q। अच्छा, now what I can do is इस FQ को मैं एक डिफरेंट तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं, सबसे पहले तो ये देखो, इफ आई कंसिडर द वर्क डन वाला फॉर्मूला। वर्क डन क्या था, वर्क डन, अगर मैं वर्क डन बाय अ चार्ज की बात कर रहा हूं या बाय दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, तो वो हो जाएगा कोई भी चार्ज जिसने कुछ भी डिस्टेंस मूव किया हो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में,
राइट। एक्चुअली आई होप यू ऑल ऑल्सो रिमेंबर कि वोल्टेज वॉज वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में यू स्टडीड दिस फॉर्मूला दैट वोल्टेज वॉज वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वोल्टेज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको मैं उठा के जो है वो इधर डाल रहा हूं और ये क्यू हटा रहा हूं यहां से। सो W की जगह, अच्छा इसको उठा के किस तरह डालेंगे, एक सेकेंड इसको हम जरा देख लें। इसको हम उठा के इस तरह डालेंगे कि VQ will equal to W, right? So let's put this in over here. So you will get VQ will equals to FQ into S, and then FQ finally क्या निकल आएगा, वो निकल आएगा VQ by S, राइट। सो अगर मैं अब इधर इस FQ को रख दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड में एक नया फॉर्मूला मिलता है, दैट इज, अच्छा इसको हमने रखना है VQ by S एंड देन इनटू Q नीचे था तो 1 अपॉन Q, एंड यू सी Q एंड Q कैंसिल, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक और फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज अपॉन द डिस्टेंस। सो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस इफ यू यूज, यू कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इसका ख्याल रखिएगा, दिस ओनली अप्लाइज टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप अपने नॉर्मल पॉइंट चार्जेस वाले क्वेश्चंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये फॉर्मूला उधर नहीं जाता है, ठीक है। दिस डज नॉट अप्लाई ओवर देयर। E इक्वल्स टू V ओवर D, दिस ओनली अप्लाइज टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। असल में फॉर्मूला V ओवर S है, लेकिन ज्यादा आसान क्या है कि भाई आप पूरा पोटेंशियल डिफरेंस ले लो, वॉट एवर दिस V इज, वॉट एवर दिस कंप्लीट V इज कमिंग आउट टू बी, वो उठा के पोटेंशियल डिफरेंस ले लो और जो डिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। डेरिवेशन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट दिस इज द फॉर्मूला जो आपको पता होने की जरूरत है। किस तरह से अप्लाई करेंगे ये हम बाद में सीखने वाले। सो योर अनदर कॉन्सेप्ट इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, वो था, ग्रेविटेशन में था एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। इसी तरह आपके पास इन योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स टू यू हैव एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपके पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है एंड इट्स द सेम एज आपका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा डिफरेंस अब इन दोनों टॉपिक्स में इधर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें वाजे लाइन है पोटेंशियल इसके पोटेंशियल में और उसके पोटेंशियल में, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस है, तो वो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, इट वाज द वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ यूनिट मास इंफिनिटी से लेके किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड में, वर्क डन पर यूनिट मास इंफिनिटी से उसको लाने के लिए किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही है, इट इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज in bringing that charge from infinity to a point within an electric field, राइट। और अब सबसे बड़ी वाली डिस्टिंक्शन इधर शुरू हो जाती है। ऐसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिस्कस किया था, ठीक है। तो एक मास क्या करता है दूसरे मास को, वो कहता है आ जाओ, ठीक है। एक मास दूसरे मास को खुद ही बुलाता है ना। तो अगर एक मास के करीब दूसरा मास रखोगे तो वो खुद ही अट्रैक्ट होगा, है ना। मतलब मुझे जबरदस्ती कोई वर्क करके इसको इधर से इधर नहीं लाना पड़ेगा, वो खुद ही होगा कि मास कहेगा आ जाओ आ जाओ, ये कहेगा ठीक है मैं आ रहा हूं, और ये इवेंचुअली क्या होगा, ये वर्क खुद ही इसके अंदर से बाहर निकलेगा। मतलब सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करता आएगा, है ना। इस पे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। अगर हम मासेस की बात करें, ये कहता है भाई खुद ही कहता है आ जाओ, ये कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारी तो नेचर यही है, हमारी फील्ड ही अट्रैक्टिव है, तो आई विल कम इन एंड अंदर आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करता आएगा। जब भी उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या था, हमेशा नेगेटिव था। क्यों? बिकॉज आपको काम नहीं करना पड़ रहा, वो खुद ही आते हुए सारा काम बाहर फेंक रहा है, इट इज गिविंग अवे इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफरेंट
फॉर ए पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डिफरेंट फॉर अ नेगेटिव चार्ज। तो अभी हमने इसकी बात करनी है, ठीक है। अच्छा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस ऑन द स्क्रीन, और फिर इतना ज्यादा हम इस पर फोकस नहीं करें, मैं इस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा, बताऊंगा चीजें, ताकि हमें उतनी प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, नाउ सपोज करो एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। एक्चुअली इफ यू आर ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज, ठीक है, देखो अगेन डेफिनेशन क्या है, यूनिट चार्ज, तो हम यूनिट चार्ज की बात, यानी हम एक +1 कूलम के चार्ज की ही बात करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इस प्लस को इस प्लस के करीब लेके आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, ये प्लस और ये प्लस तो रिपेल कर रहे हैं, तो ये तो इसको दूर फेंकेगा, ये कहेगा मैं करीब लाएंगे, ये कहेगा नहीं दूर लाओ, ठीक है। तो मुझे बकायदा इस पे जबरदस्ती फोर्स लगा के, इस पे जबरदस्ती एनर्जी लगा के इसको यहां से यहां लेके आना पड़ेगा। अगर इन्फिनिटी में था तो मुझे काम करके जबरदस्ती इसको यहां से यहां लाना पड़ेगा, इस पे फोर्स लगानी पड़ेगी, इस पे एनर्जी लगानी पड़ेगी, राइट। तो जब मैंने इस पे काम करना शुरू किया, जब मैंने इस सिस्टम में एनर्जी इनपुट करी, तो ये क्या हुआ, ये रजिस्टर हुआ एज अ पॉजिटिव वर्क डन, मैंने काम किया, राइट। ऐसा नहीं था, ग्रेविटेशन वाला किस्सा नहीं था कि खुद ही आया तो इसने एनर्जी लूज कर दी, क्योंकि ये तो ऐसा तो नहीं था मास कह रहा है आ जाओ आ जाओ, इसमें वो वाला केस नहीं है, इसमें है पॉजिटिव कहता है मुझसे दूर जाओ, मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगा। तो जब मैं इसको ला रहा हूं तो मुझे फिर जबरदस्ती काम करके, जबरदस्ती खींच के इसको यहां लाना पड़ेगा। जब मैं जबरदस्ती काम करके इधर लेके आ रहा हूं इसको, सो दिस पोटेंशियल विल बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव पोटेंशियल। व्हाई इज दैट, बिकॉज आई हैड टू पुट इन वर्क, सही। इसी तरह अगर हम बात करते लेकिन एक नेगेटिव चार्ज की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ए नेगेटिव चार्ज, सो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, ये पॉजिटिव क्यों रखा हुआ है, ये पॉजिटिव से रखा हुआ है क्योंकि हम अभी भी यूनिट की ही बात कर रहे हैं। सो ये वाला पॉजिटिव अब नेगेटिव की करीब आ रहा है, नेगेटिव कहता है पॉजिटिव को आ जाओ, उसका तो काम ये है ना, नेगेटिव पॉजिटिव को ये कहना आ जाओ, तो पॉजिटिव आता चल जाएगा, उसको तो कोई मसला नहीं है, पॉजिटिव आके खुद ही आके चिपक जाएगा। तो इस केस में भी आई डोंट नीड टू डू एनी वर्क, इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ आके चिपकने में मुझे धक्का देके इसको लाके नहीं फेंकना पड़ेगा नेगेटिव के पास, ये खुद आ जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, खुद ही चलता वाले। और जब ये खुद आएगा तो जब मैंने इस पे काम नहीं लगाया, ये खुद ही एनर्जी दे रहा है बाहर, तो क्या हुआ, ये नेगेटिव हो गया, राइट। सो एक नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। सबको बात समझ में आ रही है? लेकिन अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं, ये रुहाब है, ठीक है, इसकी अम्मी ने बोला है सब्जियां लेने जाओ, ठीक है। अब रुहाब को डांट डपट खा के सब्जियां लेने जाने, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता, ये चीज उसको अच्छी नहीं लगती, ये काम उसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसको डांट डपट के जबरदस्ती करके इधर भेजना पड़ेगा। जब मेरी अम्मा को जबरदस्ती करके अपनी एनर्जी जाया करके मुझे भेजना पड़ा, तो मेरी अम्मी को काम करना पड़ा, तो वो क्या हुआ, वो पॉजिटिव पोटेंशियल हुआ, क्योंकि अम्मी को काम डालना पड़ा सिस्टम में, अम्मी को रुहाब को मार मूर के भेजना पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी सपोज करो, दिस इज अ वेरी वाइड एग्जांपल, लेकिन खैर रुहाब की जो है वो गर्लफ्रेंड बुला रही है, ठीक है। तो रुहाब तो नेचुरली खुद ही जाएगा, है ना। रुहाब को तो कोई, अब अम्मी को तो डांट डूट के नहीं भेजना पड़ेगा ना, किसी को मार मूर के भेजना पड़ेगा ना, अब्बा को जो है वो 2 जूते लगाने पड़ेंगे, रुहाब तो खुद ही जाएगा, है ना। सो व्हेन देयर इज नथिंग, किसी और को कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ी, व्हेन नो वन वांट्स टू पुट इन एनीथिंग, जब मैं खुद ही जा रहा हूं, तो दिस विल बी रजिस्टर्ड एज ए नेगेटिव पोटेंशियल। नो, दिस इज नॉट रियल लाइफ, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है एमन। सो व्हेन देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी, नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा है भाई आ जाओ, तो पॉजिटिव खुद ही आ रहा है, मुझे इस पे काम करके इसको धक्का देके जबरदस्ती करके इसको जो है वो नहीं भेजना पड़ेगा इधर, ओके। अच्छा, सो वी आर गोइंग टू रिमूव दिस, और ये दिस वाज जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, एंड वी डू नॉट हैव टू डू वर्क, have to do work, work gets out of the system by itself। अच्छा जी, नाउ एक चीज आप लोगों के साथ फिर भी मैं जो हूं वो एक आसानी प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। हम अभी क्वेश्चंस भी करेंगे और हम चीजें भी सीखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। एक आसानी इसमें ये होगी कि यू डू नॉट रियली नीड टू केयर अ लॉट कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल, एक्सेप्ट फॉर हम ग्राफ डिस्कस कर,
ठीक है, क्योंकि अगर जैसे हमने हमेशा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में नेगेटिव पोटेंशियल लिया, हमने हमेशा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाल भी रहे हैं तो नेगेटिव जेएमएम अपॉन आर और इस तरह से करके किया, वी टुक दी पोटेंशियल जबरदस्ती लाजमी करके नेगेटिव, क्योंकि उधर उधर और कोई सेंस की बात थी नहीं। इसमें क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाले केस सिनेरियोज आ जाते हैं, तो इसकी एक डिफरेंट अप्रोच है, इसको देखने का तरीका वी विल ट्राई टू लुक एट डिफरेंट एंड अदर थिंग्स, और उससे अंदाज लगा के हम इधर अपनी अजम्पशन या अपना आंसर बिठाएंगे। ठीक है, हम वी विल नॉट गो, मतलब हम ये नहीं करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इसका पोटेंशियल लिखेंगे प्लस वॉट और हम इसका लिखेंगे नेगेटिव वॉट। ठीक है, हम दोनों का एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और हम थ्रू आउट द चैप्टर भी हम पोटेंशियल का एक ही फॉर्मूला और उसके सारी डेरिवेशंस एक ही फॉर्मूला से कर रहे होंगे, लेकिन हम देखने का अंदाज बस अपना एक डिफरेंट कर देंगे। डिफरेंट चीजों को देखते हुए वी विल बी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अच्छा, दूसरी बात यह, मजे की बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक्चुअली है आपका V, दिस इज V, दिस इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज मेजर्ड इन वोल्ट्स। ये वो वाली चीज है जो इधर प्लस V डल रहा है, इधर नेगेटिव V डल रहा है। अगर मैं सिर्फ प्लस V की बात कर रहा हूं तो ये पोटेंशियल, अगर मैं सिर्फ नेगेटिव V की बात कर रहा हूं तो ये पोटेंशियल है। दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस कहलाता था पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक वोल्ट मीटर मार्क करता है। हमने ये इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था लास्ट साल, मैंने पोटेंशियल्स एक्सप्लेन किए थे इन इलेक्ट्रिसिटी। राइट, पोटेंशियल क्या था? विद रेफरेंस टू ग्राउंड, अगर उस पॉइंट पे वोल्टेज देख लो। राइट, सो ये पोटेंशियल ये वाला भी एग्जैक्टली वही है, विद रेफरेंस टू ग्राउंड आप देखना चाह रहे हो उस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज V, एंड अगर हम इस वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रहे होंगे तो हम इसकी डेफिनेशन जो है वो ऐसे लिखेंगे। अच्छा, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज वोल्टेज विल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नाउ वर्क डन क्या है? वर्क डन है FQ इंटू S अपॉन चार्ज। अच्छा, नाउ इसको हम जरा लिख लेते हैं। FQ क्या था? FQ था KQQ अपॉन R स्क्वायर into R and then divided by Q. So Q और Q कैंसिल, R और R स्क्वायर कैंसिल, एंड हमारे पास आ गया KQ ओवर R। ठीक है, एंड वी विल ऑल्सो लर्न दिस फॉर्मूला। हम माइनस KQ अपॉन R याद नहीं कर रहे हैं, ना हम पॉजिटिव KQ अपॉन R याद कर रहे हैं, हम सिर्फ ये वाली चीज रख के एंड यू विल कैलकुलेट, और बाकी मैं आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन समझाता चला जाऊंगा कि कब आपने कैसे किस चीज को देखते हुए अंदाजा लगाना है, पोटेंशियल क्या था या पोटेंशियल एनर्जी क्या थी या क्या चीज नहीं थी। इसमें वी विल नॉट फोकस ऑन कि नेगेटिव चार्ज नेगेटिव लगाओ, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लगाओ, हम इस फोकस नहीं करेंगे। ग्रेविटेशन के लिए नेगेटिव है, वो तो 110% डिफाइंड है। इसके लिए क्योंकि थोड़ी मुश्किल होती है तो वी आर जस्ट राइटिंग दिस एज KQ अपॉन R, और बाकी थ्रू आउट द क्वेश्चंस आई विल बी शोइंग यू हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस स्लाइड? ये स्लाइड क्लियर हुई? वहाब वाली एग्जांपल क्लियर हुई? अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ा जो ग्रेविटेशन से अलग था, सब कुछ वही है चीज। राइट, कुछ मैंने शायद डायग्रामेटिकली कुछ चीजें जो है वो डिफरेंट दिखाई हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर ग्रेविटेशन क्लियर है तो ये टॉपिक आधा या तकरीबन पौना क्लियर होता है ग्रेविटेशन जब इसको डायरेक्ट इसकी बात करवा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपको अगर निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी भाई? यू नो वोल्टेज क्या होता है? वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ना, ये जो वर्क डन है ये एक्चुअली आपकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क डन इज बेसिकली VQ, ये वो वर्क डन है। सही है। अच्छा, नाउ ये वर्क डन आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। सो V को हम कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट VQ एज KQQ, KQ अपॉन R, V था KQ अपॉन R, तो KQQ अपॉन R इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। राइट, इसके अंदर हम माइनस नहीं लगाएंगे, इसमें हम पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, इसको हम एज इट इज रख के और हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी द सेम थिंग अप्लाइज। सेम थिंग अप्लाइज क्या थी? सेम थिंग अप्लाइज ये है कि भाई अगर आपको डिफरेंस ढूंढना है, अगर आपको ढूंढना है डेल्टा EPE, इफ यू वांट टू फाइंड डेल्टा EPE, सो डेल्टा EPE कैसे निकलेगा? वो निकलेगा डेल्टा V इंटू Q। डेल्टा V क्या है? वोल्टेज फाइनल माइनस वोल्टेज इनिशियल।
इंटू क्यू। अब वोल्टेज फाइनल वोल्टेज इनिशियल दोनों के क्यू अपॉन आर होंगे, सो के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर, आर फाइनल आर इनिशियल और इनटू ये। सो आप जो है वो के क्यू क्यू बाहर ले जाओ, 1 अपॉन आर फाइनल माइनस 1 अपॉन आर इनिशियल। ठीक है, तो इन्फिनिटी वाली चीज क्या थी उसको भी हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी ये होगा कि योर वोल्टेज इज जीरो एट दिस पॉइंट। जैसे हमने ग्रेविटेशन में डिस्कस किया था कि आप बेसिकली ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर जाते हो एट इन्फिनिटी, ठीक है, और आपका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। तो इसमें भी इन्फिनिटी वही है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बकायदा पूरे तौर से एस्केप कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई आपके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है, और आपका वोल्टेज जो आएगा, जो पोटेंशियल आएगा, वो आएगा जीरो। ठीक है, इसी तरह अगर देखोगे, अगर आपको बोलते हैं भाई इन्फिनिटी से निकाल दो, तो ये जब आप जो है वो वी आई ले रहे होगे तो वी आई जीरो हो गया, सो वी एफ वाला फॉर्मूला वो सिर्फ यही बन जाता है। ठीक है, अक्सर और बेशतर आप लोग देखोगे हम यही चीज जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे, और कहीं हम किसी और फॉर्मूला में नहीं घुसेंगे। सही है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस?